तो दोस्तों कौन भारत के साथ मिलके 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों के ज्वाइंट डेवलपमेंट करेगा, इसे लेके एक तरीके से अब अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में होड़ लगा हुआ है। और बीते कुछ दिनों के अंदर जिस तरीके से तीनों देशों के द्वारा जेट इंजनों के डेवलपमेंट को लेके बयान दिया गया है, इससे एक बात तो ये साफ हो गया है कि अब ये तीनों देश ही भारत को अपने तरफ खींचने को लेके एक दूसरे से ही लड़ाई लड़ रहा है। और दोस्तों ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई में ब्रिटेन के तरफ से फिलहाल एक ऐसे काम किया गया जिसके बाद लग रहा है कि फिर से एक बार ब्रिटेन इस कंपटीशन में दोनों देशों को पछाड़ते हुए आगे आ चुका है। दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि कुछ दिन पहले ब्रिटेन के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का एक भारत दौरा हुआ था, जहां पे उनका मुलाकात उनके काउंटर पार्ट मतलब भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ तो हुआ ही, साथ में बताया जा रहा है कि इंडियन आर्म फोर्सेस के जो अलग अलग विंग के चीफ है उनके साथ भी ब्रिटेन के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का मुलाकात हुआ था। और दोस्तों इस मुलाकात के दरमियान या फिर कहे तो उनके भारत दौरे के दरमियान एडमिरल सर टोनी राइडिकन की तरफ से जानकारी दिया गया है कि इंडिया के साथ ज्वाइंट वेंचर में जेट इंजनों को डेवलप करने को लेके ब्रिटेन के जो हायर अथॉरिटी है उनके तरफ से क्लियरेंस दे दिया गया है। इवन दोस्तों इससे पहले भी ब्रिटेन की तरफ से ऐसे जानकारी दिया गया था और ये भी बताया गया था कि ब्रिटेन एकमात्र ऐसे देश है जो भारत के साथ जेट इंजन डेवलपमेंट के साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट शेयर करने के लिए भी तैयार है। ब्रिटेन के बयान के मुताबिक ब्रिटेन के अलावा अमेरिका और फ्रांस की तरफ से भारत के सामने जो ऑफर रखा गया है उसमें इस तरीके के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का शेयर नहीं है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए यहाँ पे बता दूं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अगर भारत को मिलता है तो भारत इन इंजनों के डेवलपमेंट में बनाए गए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने खुद के अलग इंजनों के डेवलपमेंट में भी कर सकेगा और इन इंजनों के बेस पे अन्य इंजन को जहाँ पे निर्माण कर सकेगा, तो वहीं पे इंजनों के अपस्केल वेरिएंट और डाउन स्केल वेरिएंट मतलब हायर थ्रस्ट वेरिएंट और लोअर थ्रस्ट वेरिएंट को भी अपने ही बलबूते पे आने वाले समय में बना सकेगा। पर एडमिरल सर टोनी राइडिकन की तरफ से अपने बयान में बताया गया है कि खाली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं बल्कि भारत को एक तरीके से एक्सपोर्ट क्लियरेंस भी देने के लिए ब्रिटेन हामी भर चुका है, जिससे कि इन इंजनों को भारत अगर किसी थर्ड पार्टी या फिर किसी अन्य देश को एक्सपोर्ट करता है तब ब्रिटेन के अनुमति लेने का भारत को किसी भी तरीके से कोई आवश्यकता नहीं होगा। मतलब इन संपूर्ण इंजनों के डेवलपमेंट के बाद इंजनों को क्या किया जाएगा या इंजनों को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, ये संपूर्ण रूप से भारत के ही हाथ में होगा और भारत को किसी भी बात के लिए ब्रिटेन के कोई अथॉरिटी से कोई क्लियरेंस या परमिशन लेने का आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों एडमिरल सर टोनी राइडिकन की तरफ से जो बयान दिया गया वो एक तरीके से कह सकते हैं कि अमेरिका के लिए काफी चिंताजनक हो सकता है, क्योंकि अमेरिका अभी भारत के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर में इन इंजनों को डेवलप करना चाहता है। और कुछ दिन पहले ये भी खबर आया था कि अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने इसे लेके क्लियरेंस मांगा जा रहा है। तो वहीं पे क्लियरेंस अगर मिल भी जाता है तो ब्रिटेन की तरफ से जिस तरीके का ऑफर भारत के सामने रखा गया है उस तरीके का ऑफर अमेरिका कभी नहीं रख सकेगा, क्योंकि अमेरिका के कुछ ऐसे लॉ है जिसके अंतर्गत नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिका के फंड से बने हुए किसी भी डिफेंस प्रोजेक्ट या फिर अमेरिका के द्वारा या अमेरिका के मदद से बने हुए किसी भी डिफेंस प्रोजेक्ट को बिना अमेरिका के मंजूरी के किसी अन्य देश को एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। मतलब चाहे जितना भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अमेरिका के तरफ से भारत को दिया जाए, पर फिर भी भारत बिना अमेरिका के अनुमति के इन इंजनों को थर्ड कंट्री को एक्सपोर्ट नहीं कर सकेगा। इवन इंजनों का इस्तेमाल करके ऐसे किसी भी एयरक्राफ्ट को भी अन्य देश को एक्सपोर्ट नहीं कर सकेगा। पर दोस्तों अगर अमेरिका कहता है कि इसमें अमेरिका का आपत्ति नहीं है तो मेरा मानना है कि ये एक तरीके से धोखा देना ही होगा, क्योंकि इससे पहले भी अमेरिका ऐसे कर चुका है और बाद में अपने नियम और अपने कानूनों का हवाला दे चुका है। अब दोस्तों फ्रांस की तरफ से किए गए फ्रेश प्रयास को अगर देखा जाए तो हाल ही में ही फ्रांस के इंजन मैन्युफैक्चरर सैफ्रॉन ग्रुप के चेयरमैन रॉस मैकेनिस की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आग्रह किया गया है कि डिफेंस और स्पेस के सेक्टर में भारत फ्रांस के कंपनी सैफ्रॉन के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को लेकर डिस्कस करे। अब दोस्तों देखा जाए तो एक समय तक माना जा रहा था कि इंडिया के जो 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन जो कि AMCA Mark II एयरक्राफ्टों के लिए ज्वाइंट डेवलप किया जाना है, ये केवल मात्र फ्रांस के साथ ही संभव हो पाएगा, क्योंकि तब तक कोई भी अन्य देश भारत के सामने जेट इंजनों का ऑफर नहीं रखा था और फ्रांस ही एक ऐसा देश था जो राफेल के ऑफसेट क्लॉज के अंतर्गत भी जेट इंजनों के डेवलपमेंट का बात रखा था, लेकिन भारत के तरफ से कुछ टेक्निकल कारणों के वजह से या फिर कहे तो कुछ फाइनेंशियल कारणों के वजह से इसे आगे नहीं बढ़ाया गया। और दोस्तों फ्रांस के द्वारा भारत के सामने 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों का ऑफर तो रखा गया, लेकिन फ्रांस उस तरीके से टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार नहीं है जिस तरीके से भारत को आवश्यक है। और बीते कुछ सालों से फ्रांस के साथ इसे लेकर चर्चा भी हुआ है, लेकिन चर्चा किसी नतीजे पे नहीं गया। पर अब फ्रांस के पैर के नीचे के जमीन इसी वजह से खिसक गया है क्योंकि भारत के सामने ब्रिटेन और अमेरिका के द्वारा भी ऑफर रखा गया है और फ्रांस को कभी ये लगा ही नहीं था कि अन्य देश भी भारत के सामने इस तरीके का ऑफर रखेगा। इवन देखा जाए तो एक तरीके से फ्रांस से बढ़ के या फ्रांस से बेहतर ऑफर इन दोनों देशों के द्वारा भारत के सामने रखा गया है। अब दोस्तों अमेरिका की तरफ से किए गए हाल ही के प्रयास को देखा जाए तो हाल ही में ही पेंटागन की तरफ से ये अनाउंस
अनाउंसमेंट किया गया था कि अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक को पेंटागन के तरफ से भारत के साथ मिलकर AMCA फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम के अंतर्गत नए जेट इंजनों को डेवलप करने को लेकर पेंटागन के तरफ से क्लियरेंस दे दिया गया है, जबकि अभी भी अमेरिका के जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उससे क्लियरेंस लेना बाकी है। हालांकि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पेंटागन का हाँ मतलब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का भी हाँ है, पर दोस्तों ये भी हर समय नहीं होता है, क्योंकि कई समय तो पॉलिटिकल कारणों के वजह से भी इस तरीके के हामी में अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हामी नहीं भरा जाता। हालांकि इस बार थोड़ा अलग ही सिनेरियो है, क्योंकि अमेरिका को चाइना को काउंटर करने के लिए भारत का मदद का आवश्यकता है और इसी कारण कई सारे कांग्रेसमैन की तरफ से भी भारत को क्रिटिकल मिलिट्री टेक्नोलॉजी देने को लेकर समर्थन दिया जा रहा है, जिनमें जेट इंजन के टेक्नोलॉजी से शुरू करके ड्रोन के टेक्नोलॉजी इवन कई तरीके के अन्य आधुनिक हथियारों के टेक्नोलॉजी भी शामिल है। मतलब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी इसे रोकना फिलहाल तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। हालांकि अगर बहुत कुछ बदलाव नहीं होता है तो शायद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी जल्द ही इसे लेके क्लियरेंस दे दिया जाए। पर दोस्तों अमेरिका के जो नियम है या फिर लॉ है ये सभी क्लियरेंस के विपरीत एक बाधा पैदा कर सकता है, और अभी अगर अमेरिका की तरफ से हामी भी भरा जाता है तो अमेरिका के स्वार्थ निकलने के बाद अमेरिका की तरफ से अपने नियम और लॉ को दिखाते हुए पलटी मारे जाने का भी संभावनाएं हैं। मतलब कुल मिला के दोस्तों अगर देखा जाए तो फिर फिलहाल ब्रिटेन की तरफ से भारत के सामने जेट इंजनों के डेवलपमेंट को लेकर जो प्रस्ताव रखा गया है उसके आसपास भी फ्रांस और अमेरिका के प्रस्ताव भटक नहीं पा रहा है। और दोस्तों अगर इन दोनों देशों को सक्सेस चाहिए तो सबसे पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेके और एक्सपोर्ट क्लियरेंस को लेके इन दोनों देशों को हामी भरना पड़ेगा, नहीं तो इन दोनों देशों के तरफ से भारत को ऐसे जेट इंजनों के टेक्नोलॉजी देना पड़ेगा जिससे कि 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों में भी इस्तेमाल किया जा सके। अब दोस्तों विदेशी कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर में हथियारों के डेवलपमेंट का चर्चा हो ही रहा है, तो आप लोगों को एक ऐसे स्वदेशी हथियारों के बारे में भी जानकारी दे देता हूँ जो कि आप लोगों को और गर्वित महसूस करवाएगा। दोस्तों मैं यहाँ पे सोलर इंडस्ट्री की तरफ से बनाया हुआ नागास्त्र अनमैन एरियल व्हीकल का जिक्र कर रहा हूँ, और रिपोर्ट के मुताबिक सोलर इंडस्ट्री की तरफ से जल्द ही ऐसे करीबन 450 नागास्त्र अनमैन एरियल व्हीकलों का डिलीवरी इंडियन आर्मी को किया जाएगा। अब दोस्तों शुक्रवार के दिन ही सोलर ग्रुप की तरफ से ये जानकारी दिया गया है कि सोलर ग्रुप ने इजरायली और पोलैंड के कंपनी को हरा के इंडियन आर्मी के एक डील को हासिल किया है, जिसके अंतर्गत इंडियन आर्मी को सोलर ग्रुप के द्वारा बनाया हुआ नागास्त्र 1 लॉइटरिंग म्यूनिशन या फिर कहे तो अनमैन एरियल व्हीकल को सप्लाई किया जाएगा। सोलर ग्रुप के एक वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से यह भी बताया गया है कि गवर्नमेंट के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को देखते हुए ही नागपुर स्थित इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के 100% स्वामित्व वाले कंपनी सोलर ग्रुप की तरफ से नागास्त्र को निर्माण किया गया है। ऊपर से दोस्तों अगर खाली नागास्त्र अनमैन एरियल व्हीकल को ही देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक इसमें सोलर ग्रुप की तरफ से करीबन 75% इंडिजिनियस कंटेंट का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें कई तरीके के वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी भी शामिल है। और दोस्तों इन्हीं वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के कारण नागास्त्र 1 को अभी से ही एक टॉप ऑफ द लाइन कामाकाजी ड्रोन के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों नागास्त्र अनमैन एरियल व्हीकल दुश्मन के किसी भी तरीके के थ्रेट को 2 मीटर की एक्यूरेसी के साथ GPS गाइडेंस के तहत तबाह कर सकता है। दोस्तों नागास्त्र 1 को लेकर बताया जा रहा है कि एक फिक्स्ड विंग इलेक्ट्रिक अनमैन एरियल व्हीकल है, मतलब इसमें पावर सोर्स के रूप में शायद बैटरी का इस्तेमाल किया गया हो। ये 60 मिनट तक लगातार उड़ान भर सकता है और ये 15 किलोमीटर के मैन इन लूप रेंज में काम कर सकता है, जबकि ऑटोनोमस रेंज में करीबन 30 किलोमीटर के एरिया के अंदर ये काम कर सकता है। दोस्तों इस ड्रोन में डे एंड नाइट सर्वेलेंस कैमरा है और एक लॉइटरिंग म्यूनिशन होने के कारण इसमें वॉरहेड भी है, जिससे कि सॉफ्ट टारगेटों को ये निशाना बना सके। सॉफ्ट टारगेटों में जैसे कि दुश्मन के कोई व्हीकल हो या फिर छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसे ये आसानी से तबाह कर सकता है। हालांकि दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि ये अन्य लॉइटरिंग म्यूनिशन के जैसे एक बार उड़ान भरने के बाद और वापस नहीं आ सकता है। मतलब अगर इसे किसी टारगेट के खिलाफ लॉन्च किया जाता है और फिर टारगेट डिसअफेयर हो जाता है तो इसे फिर से वापस बुलाया जा सकता है और ड्रोन सॉफ्ट लैंड भी कर सकता है, जिससे कि इसे फिर से और एक बार यूज किया जा सके।